दोस्तों, आप जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठा लो, इसमें आपको कोई ना कोई टाटा का ब्रांड तो मिल ही जाएगा। जैसा कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको कोई ना कोई टाटा के ब्रांड की गाड़ी तो दिख ही जाएगी, और अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो आपको विस्तारा या एयर इंडिया की फ्लाइट्स तो दिख ही जाएंगी। दोस्तों, भूख तो सभी को लगती है, और अगर आप खाने में नमक यूज करते हैं तो टाटा सॉल्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अब कई लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, जहाँ पे रहने की जरूरत होती है, तो होटल में ताज होटल का नाम किसने नहीं सुना होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत में आज टाटा मोस्ट फेमस, मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। क्या आपको मालूम है कि भारत को इतना सक्सेसफुल बनाने में भी टाटा का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अहम रोल है। तो आइए जानते हैं कैसे बना टाटा भारत का एक ट्रस्टेड ब्रांड। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस में से कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, टाटा की कहानी शुरू होती है सन 1822 में, यानी कि आज से कई साल पहले, गुजरात के एक घर में, एक पारसी प्रीस्ट के घर में, जहां एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया नूतरवांजी टाटा। तो हुआ ये कि ये बचपन से ही बहुत रेस्टलेस रहते थे, और इनको बचपन से ही एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, और वो बेचैनी थी कुछ बड़ा करने की। कहा तो ये भी जाता है कि अपने गांव में एकमात्र ऐसे आदमी थे जिनको कुछ बड़ा करने की जिद थी। उनका ये मानना था कि उनको गांव के बाहर जाकर कुछ बहुत बड़ा करना है, यही इनकी डेस्टिनी है। और लगभग 20 साल की उम्र में ये अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और दिन रात करके कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, और 17-18 साल की उम्र में तो इनके बच्चा भी हो गया था। ये अपने पूरे परिवार को लेकर गांव से मुंबई शिफ्ट हो गए, और देखते ही देखते ये कॉटन के बिजनेस से बहुत प्रभावित हुए, और जल्द ही इन्होंने अपना कॉटन का बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस से जो भी पैसा आता इन्होंने तय कर लिया था वो अपने बेटे की बेस्ट एजुकेशन पे खर्च करेंगे। वो इस मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे जमशेद को बेस्ट एजुकेशन दी, और उस वक्त बेस्ट एजुकेशन का मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन देना। नसरवान टाटा जी का कॉटन बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। 18-19 साल बाद जब जमशेद की एजुकेशन पूरी हुई तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि इनको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेजना पड़ेगा। आज के जमाने में ये बात बहुत ही आम सी लगेगी कि कोई बड़ा बिजनेसमैन अपने बेटे को एजुकेशन के लिए बाहर किसी देश में भेज रहा है। पर याद रखिए, हम बात कर रहे हैं साल 1859 की। एयर ट्रेवल बिजनेस इन्वेंट होने में भी अभी 55 साल बाकी थे। उस समय लंबा सफर समुद्र के जरिए तय किया जाता था। जब जमशेद 20 साल के हुए तो उनके पिता ने तय किया कि इनको हांगकांग भेजा जाए, जहां एक ऑफिस सेट किया जाए। मजे की बात तो ये है कि जमशेद जी भी अब अकेले नहीं थे, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, और उनकी भी एक बीवी थी और एक बच्चा था। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था कि अपने परिवार को लेकर दूसरे देश में अपना बिजनेस सेट किया जाए। जमशेद जी भी अपने पिता की तरह थे, उनमें बहुत उत्साह था और वो बहुत सक्सेसफुल भी हुए थे। 65 साल की उम्र में उन्होंने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर काम किया था, और इंडिया में बहुत सारी कॉटन मिल्स खोली, और साथ ही में उनके मालिक भी बने। उसके बाद उन्होंने इंडिया में भारत की पहली स्टील कंपनी की शुरुआत की, और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल भी खोला था। जानते हैं इस होटल की खास बात क्या थी? इस होटल में बिजली आती थी। जी हाँ, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। और वो होटल स्थित था मुंबई में, यानी ताजमहल होटल। आज तक ये दुनिया की हिस्ट्री में एक प्रेस्टिजियस होटल माना जाता है। 1904 में जब जमशेद जी टाटा का निधन हुआ तो वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जिसे मैच करना बहुत ही मुश्किल है। बिजनेस तो सभी करते हैं और पैसा भी खूब कमाते हैं, पर जो उनका बिजनेस था वो बेस्ड था प्रिंसिपल्स और एथिक्स पर। साल 1874 में जमशेद जी टाटा ने अपनी पहली कॉटन मिल की फैक्ट्री नागपुर में खोली, जिनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेड की बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन में आना। देखिए, ये तो सभी जानते हैं, जब हम कोई नया बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इन्होंने देखा कि जो नागपुर में कॉटन मिल में इनके मजदूर काम कर रहे हैं वो बहुत ही आलसी हैं, काम ना करने के छोटे छोटे बहाने बनाते हैं, हर दिन काम करने नहीं आते, और कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जहां पर अटेंडेंस 100% हो। अब आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में एक बॉस क्या करता है? अपने मजदूरों को धमकाता है, अपने मजदूरों से कहता है कि टाइम पर आया करो वरना पगार काट लूंगा या नौकरी से निकाल दूंगा। पर इन्होंने तो कुछ उल्टा ही किया। इन्होंने सोचा कि ये मजदूर इतने आलसी क्यों हैं, ये काम पर क्यों नहीं आते। अगर मुझे इनसे काम करवाना है तो मुझे कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा।
जिससे मजदूर काम पर आएं और लगातार मेहनत से काम कर सकें। तो उन्होंने मजदूरों की मदद के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी मजदूरों को पेंशन मिल सके। उन्होंने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया, वो था जनरल मेडिकल इंश्योरेंस। यानी अगर काम के दौरान किसी भी मजदूर को कोई भी चोट या नुकसान पहुंचे तो उसका पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। मजदूरों और उनके परिवार के एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने फैमिली डेज, स्पोर्ट्स डेज और कल्चरल डेज रखे, जहां पर मजदूर अपनी फैमिलीज के साथ आते थे और एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते थे। आज के जमाने में आपको ये बहुत आम सी बात लगेगी कि मजदूरों की फैमिली के लिए कुछ किया जा रहा है। बाकी की दुनिया में सन 1800 के आसपास वर्किंग कंडीशन और टर्म्स बहुत ही मुश्किल थी। कमाल की बात तो ये है कि इन सब चीजों पर ये खुद ही खर्चा करते थे। दोस्तों, जमशेद जी के बहुत बड़े सपने थे जो अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी थे, जैसा कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट खोलना, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करना, एक स्टील प्लांट खोलना और एक ऐसा होटल बनाना जहाँ पर किसी भी रंग के लोग जा सकते हों, क्योंकि उस जमाने में नस्ल भेद बहुत होता था। हालांकि उनके जिंदा रहते हुए वो केवल एक ही प्रोजेक्ट पूरा कर पाए, पर उनके बाकी 3 प्रोजेक्ट उनके बेटे ने पूरे किए। सन 1910 में टाटा स्टील प्लांट की शुरुआत हो चुकी थी और देखते ही देखते टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है। और टाटा स्टील का इस्तेमाल हथियार बनाने में, टैंक्स बनाने में और रेलवे ट्रैक्स बिछाने में किया जाता है। कुछ ही समय बाद दोराबजी टाटा से जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। शॉर्ट में हम इन्हें JRD टाटा के नाम से जानते हैं। JRD फ्रांस में पले बड़े थे और वो पेशे से पायलट थे। इसके बाद उन्होंने देश की पहली एयरलाइन की स्थापना की, जिसको हम टाटा एयरलाइन के नाम से भी जानते हैं, और बाद में इन्होंने इसे रीनेम कर दिया, जिसको हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी कहानी बताई वो देश की आजादी से पहले की है। सन 1947 में देश को आजादी मिली। बिजनेस में उठापटक तो चलती रहती है, तो कई सालों बाद अब हुई रतन टाटा की एंट्री टाटा में। कंपनी को टेक ओवर करने के बाद उनकी जो स्पेशलाइज्ड फील्ड थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। उनकी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कंपनी नेल्को रेडियो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। सन 1971 में जिसका शेयर परसेंटेज मार्केट में केवल 2% तक ही रह गया था, जो कभी 20% होता था। तो अब सिर्फ अगर नेल्को की ही बात करें तो JRD टाटा के एक ग्रैंडसन थे, जिनको बुलाया गया नेल्को को ट्रैक पर लाने के लिए, जिन्हें जाना जाता है रतन टाटा के नाम से। सन 1971 में इन्हें नेल्को की कमान सौंपी गई। रतन टाटा ने कहा, अगर हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो हमें रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी होगी, और अगर नेल्को को फिर से रिवाइव करना है यानी जिंदा रखना है तो हमें नई टेक्नोलॉजीज पर ध्यान देना होगा, जैसा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। और 3 साल के अंदर अंदर नेल्को का बिजनेस टर्न अराउंड हो गया और दोबारा से सन 1975 तक नेल्को का मार्केट शेयर 20% तक पहुँच गया। और इसके कुछ ही समय बाद सन 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और नेल्को को जल्द ही बंद करना पड़ा। इससे मिलता जुलता उनका कॉटन का बिजनेस जो नागपुर में स्थित था वो भी रिवाइव करने के लिए रतन टाटा को भेजा गया, पर वो भी बिजनेस सक्सेसफुल होते होते रह गया। पर कंपनी की मैनेजमेंट जान गई थी कि इस आदमी में कुछ खास बात है और 1971 में उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने लगा और व्यवसाय की दुनिया में एक ही नाम चमक रहा था, जो था रतन टाटा। नवंबर 2003 में रतन टाटा ने कुछ ऐसा देखा जिन्होंने उनको झकझोर दिया। उन्होंने एक परिवार को एक 2 व्हीलर पर जाते हुए देखा। 4 लोग फंसकर उस पर बैठे हुए थे और बारिश बहुत तेज हो रही थी। बड़ी ही मुश्किल से वो इस पर मैनेज कर पा रहे थे और इसी आइडिया से प्रभावित होकर 5 साल बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो लॉन्च करी। रतन टाटा जिस समय रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने एक मजेदार कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी का मेन मोटिव है जो लोअर क्लास है उसको ऊपर उठाना। तो उन्होंने एक ऐसी फैमिली कार बनाई जिसकी मार्केट कीमत थी सिर्फ 1 लाख रुपए, दुनिया की अब तक की सबसे सस्ती गाड़ी। पर उसकी मार्केटिंग प्रमोशन इतनी खराब थी कि वो जल्द ही फ्लॉप हो गई। उन्होंने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिन्होंने लोगों को बताया कि ये सबसे चीप कार है यानी सबसे सस्ती, तो ऐसी सस्ती कार लोग क्यों खरीदेंगे? पड़ोसी क्या बोलेंगे कि ये देखो सस्ती कार के अंदर चल रहा है। इसी तरह रतन टाटा ने अपना बिजनेस बहुत एक्सपेंड किया, पर कभी किसी ने ये सोचा है कि रतन टाटा के बाद उनकी कंपनीज को कौन संभालेगा, क्योंकि उनकी खुद की तो कोई संतान है ही नहीं। पर सन 2017 में रतन टाटा को एक ऐसा इंसान मिल गया जो इस पद के लिए बिल्कुल सही था, जो टाटा की सभी कंपनियों को अच्छी तरीके से संभाल सकता था। उनका नाम था नटराजन चंद्रशेखर, जो टाटा सन्स की कमान संभालकर उसके चेयरमैन आज तक बने हुए हैं। दोस्तों, आज आपको एक बात और बता दे कि रतन टाटा को नटराजन चंद्रशेखर को पद से हटाने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि नटराजन चंद्रशेखर ने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूव किया है। एक समय तो ऐसा आया
कि जब टाटा सन्स की कई कंपनीज डूबने वाली थी, टाटा स्टील यूरोप में एक डिस्प्यूट से गुजर रही थी। टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस भी बहुत कम हो गया था। इसके साथ टाटा मोटर्स बहुत बड़े कर्ज के नीचे आ गया था। इसलिए शुरुआत से ही नटराजन चंद्रशेखरन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी, पर उनसे उम्मीदें भी बहुत थी। और नटराजन अपने पहले साल में ही सभी की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे। उन्होंने टाटा को संभालने के साथ साथ वापस से खड़ा भी किया। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि नटराजन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब तक संभालेंगे, या कहानी के अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।